नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान होंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। साथ ही हमारे साथ किशोर शाह होंगे, जिनसे हम हल्दी, धनिया और जीरे पर बात करेंगे कि ग्राउंड पर किस तरह की स्थिति चल रही है। साथ ही टमाटर पर भी हम बात करने वाले हैं, जहां पर हमारे साथ टमाटर एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे दिल्ली से। उनसे जानेंगे कि टमाटर के दाम अचानक से इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं। तमाम खबरें होंगी आपके लिए, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो सुस्त है, कल भी सुस्ती दिखी थी, करीब 100 रुपए की कमजोरी कल दिखी थी। आज भी हल्की नरमी के साथ ही कारोबार हो रहा है 58,500 के आसपास। चांदी में कल 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिखी, आज भी कमजोरी है, 71,000 के आसपास चांदी आ चुकी है। कॉमेक्स पर $23 भाव है। क्रूड ब्रेंट का क्रूड कल हल्की कमजोरी आई जब यूएस के स्टॉक के जो नंबर आए थे अनुमान के विपरीत स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई थी उससे हल्की कमजोरी आई थी, लेकिन वापस से सप्लाई डेफिसिट की जो खबर है वो ज्यादा हावी होती दिख रही है और क्रूड में फिर से तेजी का रुख है। नेचुरल गैस 227 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है और नाइमेक्स पर $2.25 के आसपास। कॉपर में हल्की तेजी, कॉपर ही नहीं बाकी भी मेटल्स में आज चौथाई से आधे % तक की तेजी दिख रही है। जीरा खरीदारी बढ़ रही है, हालांकि शुरुआती तेजी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी अक्टूबर का वायदा 63,500 रुपए के आसपास। हल्दी शुरुआती कारोबार में काफी कमजोरी दिख रही थी और अब 2.5% से ज्यादा की तेजी है। तेजी से अब हल्दी के भाव ऊपर की तरफ जा रहे हैं। धनिया 7,150 के ऊपर मामूली तेजी है, दायरे में कह सकते हैं, और ग्वारसीड और ग्वारगम 1 से 1.25% तक की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि कल हमने देखा था एक अहम डेटा आया था अगस्त सीपीआई, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगस्त का सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन 3.7% रहा था, वहीं मंथली आधार पर 0.6%। लेकिन फेड की नज़र जो रहती है वो है कोर इन्फ्लेशन पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फेड को लगता है जो वॉलेटिलिटी है वो कोर इन्फ्लेशन में नहीं दिखती है। कोर इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी के जो प्राइसेस है वो शामिल नहीं किया जाता है। उस वजह से यहाँ पर कोर महंगाई सालाना आधार पर 4.3% जो बाजार का अनुमान था उसी के आसपास है, और मंथली आधार पर बाजार का अनुमान 0.2% था, वो 0.3%। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, ये एक अच्छी बात है। अगले हफ्ते बैठक भी है फेड की 19 और 20 सितंबर को, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रहने का अनुमान है। क्या लग रहा है कुणाल जी, किस तरह की चाल आपको लग रही है गोल्ड और सिल्वर की यहां से? करता हूँ 2 मिनट में। तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे कोई बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है। ये कोई एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर पूरे वर्ल्ड के सब बॉन्ड मार्केट में आप देखिए तो बॉन्ड यील्ड सभी कंट्रीज की बढ़ रही है, यूएस, यूरोप, यूके। सो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तब गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट की अपील टाइमिंग के लिए कम हो जाती है। सो आपको बॉन्ड मार्केट में आप 2 साल का बॉन्ड अगर परचेज करते हो और आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है 2 साल के बॉन्ड पे, then the commodities like gold will have a relatively lesser appeal. So इसके कारण गोल्ड में एक थोड़ा सा सुस्त माहौल बना पड़ा है। कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। 100-200 रुपए गिरता है तो डरना नहीं चाहिए, होल्ड करनी चाहिए पोजीशन। और सेम वे सिल्वर भी मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है, बट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट शूट्स अप। कुणाल जी, 70,000 के नीचे भी चांदी जा सकती है क्या? किसी को एंट्री अगर करनी हो चांदी में तो 70,000 के नीचे के लिए वेट करे या करंट लेवल के आसपास ही खरीद ले? 400-500 रुपए नीचे जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वीकनेस दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा अभी गोल्ड और सिल्वर में प्रॉब्लम एक ही है, कोई बुलिश ट्रिगर नहीं है मार्केट में, एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर इन मार्केट। ओके, कोई बुलिश ट्रिगर उस तरह के अभी तक नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से बाजार सुस्त है। हालांकि चांदी में तो नरमी भी आई है। मनोज जी, आपकी राय क्या है? आज के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे आप? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल नमस्कार। जैसा कि कुणाल ने बताया कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोई बुलिश ट्रिगर, उसके चलते हम जो है सोने चांदी में दबाव देख रहे हैं। स्पेशली जो बॉन्ड यील्ड्स है वो काफी तेजी से बढ़े हैं। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो कल 2007 के बाद पहली बार 4.34% तक पहुंचते हुए नजर आए थे। तो उसी के चलते एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सोना हमारा मानना है कि अपने जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है इंटरनेशनल मार्केट में। तो सोने या चांदी दोनों में से अगर कोई प्रेफरेंस देना हो तो यहाँ सोना
इंट्राडे के लिहाज से बेहतर रहेगा, क्योंकि कल जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो भी इनलाइन एक्सपेक्टेशन थे। तो सोने में 58,450 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिहाज से। 58,300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। बड़ी तेजी नजर नहीं आती है, लेकिन 58,750 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चांदी में अभी यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिल रही है, तो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। 400-500 रुपए की गिरावट और यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो चांदी में अभी कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन सोने में यहाँ पे थोड़ा और डिप आता है तो बाय की रणनीति बनाई जा सकती है। ओके, चांदी में अभी कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन गोल्ड में अगर डिप मिलता है आपको तो खरीदारी कर सकते हैं। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पर? मेरे ख्याल से मैं यहाँ मनोज जी से सहमत रखूंगा और 58,700 मेरे लिए ऊपर वाला जोन रहेगा, नीचे वाला जोन 58,300। तो उछाल में जो है 58,600 के पास में अगर आप सेल करें तो मैं ये अक्टूबर वायदा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेल करने की सलाह रहेगी। 58,740 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 58,250 के लिए रहेंगे। ओके, चलिए, गोल्ड सिल्वर को लेकर ये व्यू है प्रथमेश जी का। आप अपनी कॉल बता दीजिए। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, क्या खरीदारी के लिए सही लेवल है? 58,500 का भाव है सोने में और चांदी 71,000 के आसपास। मेरे हिसाब से चांदी में थोड़ा बहुत वेट करना ठीक रहेगा। पर्टिकुलर आज जो वॉलेटिलिटी है वो शायद आज भी रिटेल सेल्स जेसीबी पॉलिसी के बाद डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा मोमेंटम होगा। रिस्क एक है कि अगर ईसीबी अपने रेट में कुछ चेंज नहीं करता तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स है उसमें एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, जिसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिखेगा। तो मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में सेल ऑन राइज रहना चाहिए। 58,600 के करीब बेच के चले, 58,800 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड 58,100 तक के लेवल दिखने चाहिए। पर चांदी में अगर आज दबाव मिलता है और अगर 70,100-200 के करीब चांदी मिलती है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 69,500। शॉर्ट टर्म में फिर से 70,000 के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। ये डेटा के बाद आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, गोल्ड सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चा तेल अगर आप देखें तो लगातार तेजी के ट्रेंड में है। कल हल्की नरमी दिखी थी जब यूएस के डेटा आए थे क्रूड स्टॉक के, वो अनुमान के विपरीत बढ़ गए थे, लेकिन अभी भी बाजार की नज़र है सप्लाई डेफिसिट को लेकर। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहाँ से किस तरह की दिख रही है? क्या ये तेजी का ट्रेंड बना रहेगा और क्या ब्रेंट $100 तक भी जा सकता है और घरेलू बाजार में क्या भाव होगा? जी हाँ, सो ओवरऑल ट्रेंड तेजी का लग रहा है। ओपेक द्वारा प्रोडक्शन कल बेसिकली ऑयल नीचे इसके लिए आया कि यूएस का जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई हिट किया है, बट दैट इज इट। इससे ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन एग्रेसिव बढ़ने की जगह कम है। ओपेक में सऊदी अरेबिया रशिया दोनों कट किया, तो मुझे लग रहा है कि ऑडियो में कुछ दिक्कत है कुणाल जी की। कुणाल जी, आपको वापस से जोड़ेंगे, ऑडियो कुछ ग्लिचेज आ रही हैं। मनोज जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या, बताइए कच्चे तेल में, क्योंकि इस भाव पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना तो रिस्की होगा। ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो बताएं। बिल्कुल, फ्यूचर में थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि हम एक अच्छी रैली कच्चे तेल में देख चुके हैं और 10 महीने के उच्च स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें हैं, लेकिन ट्रेंड जो है यहाँ अभी भी पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि 7300 की जो कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल की, वहां पे थोड़ा डिप मिलता है 95 से 100 के आसपास, तो बाय करके चलना चाहिए। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 130 से 140 का जो है वो रख करके चल सकते हैं। ओके, 7,300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है, 95 के आसपास 130 के टारगेट के लिए। प्रथमेश जी, आपकी सलाह क्या है, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में, दोनों तरह के ट्रेड बताएं। मैं भी यहाँ पे ऑप्शंस को चूज करूंगा। 7,400 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाई करने की सलाह रहेगी। 65 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 140 के लिए रहेंगे। रवि जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? क्रूड में थोड़ा शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल पे और मुझे लग रहा है यहाँ से एक लिमिटेड अपसाइड ही बची है, तो वहां पे आप बुल कॉल स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। 17 अक्टूबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे जो करंट 7300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो अभी 270 के करीब बाय करे। उसके सामने 7600 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के करीब सेल करे। आपका मैक्सिमम जो लॉस है या मैक्सिमम आपका मींस के फंड का आउटफ्लो होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा, और अगर प्राइसेस 7600 या उसके ऊपर जाते हैं तो आपको 200 पॉइंट का मुनाफा होगा। रिस्क इज टू रिवॉर्ड 1:2 है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉल ऑप्शन से बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी से आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार कर सकते हैं। ओके, बुल कॉल स्ट्रेटजी यहाँ पर, बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर बना सकते हैं आप। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, हालांकि दिख तो आज दायरे में रहा है। कोई ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या एनजी में, रवि जी?
डेफिनेटली नेचुरल गैस में तेजी बरकरार है, लगातार 220 का सपोर्ट वहां पे काम कर रहा है। मुझे लग रहा है 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, 6 के करीब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ₹2 का। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि आज इन्वेंट्री के बाद आपको 15 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। अगर प्राइसेस वाइज 232 के ऊपर गया तो वहां पे 240 तक के लेवल की भी उम्मीद करनी चाहिए। तो वहां पे 230 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके आप वहां पे बाइंग साइड बैठ सकते हैं। ओके, 226 का करंट भाव है और ये सितंबर वायदा के लिए ही है क्या? सितंबर का ही ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? रवि यस, जी, जो मैंने ऑप्शन में रिकमेंडेशन दी है ये करंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी है। करंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेचुरल गैस में 230 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है? नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? आई थिंक नेचुरल गैस 230 से कई बार करेक्शन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूँगा। 730 के आसपास यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी, और सॉरी 230 के आसपास यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। 234 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 217 के लिए रहेगा। कॉन्ट्रा कॉल है तो कंफ्यूजन तो हो रहा है। कुणाल जी, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। एक बाई कॉल आ रही है, एक सेल कॉल, क्या करना चाहिए अभी नेचुरल गैस में? मेरा व्यू तेजी नेचुरल गैस ऊपर जाएगा। सो मौजूद पे आप है और प्राइसेस ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है कुणाल जी को, और रवि जी को लग रहा है कि ऑप्शंस के जरिए अगर आप जाना है तो 22 सितंबर की जो एक्सपायरी वाली जो ये ऑप्शंस है वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं 230 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के साथ। अब बेस मेटल्स की बात कर ले तो बेस मेटल्स में सभी मेटल्स में तेजी दिख रही है। कॉपर 735 रुपए के आसपास है, जिंक का वायदा 225 रुपए के आसपास है, लेड बिल्कुल सपाट 187 के ऊपर है। क्या मनोज जी, क्या पसंद आ रहा है आज आपको बेस मेटल्स में? बेस मेटल पे एक दायरे का कारोबार है, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से जिंक की जो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है, उसके चलते कीमतों में सपोर्ट है। कल एक अच्छी रैली देखी थी। वहीं अगर लेड की बात करें तो यहाँ भी स्टॉक में जो है लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लेड ज्यादा अच्छा लगता है। 186 के आसपास यहाँ पे बाय करना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 184.50 का एक स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य ऊपर में 189 का यहाँ पे रखकर चलना चाहिए। ओके, कुणाल जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, कहां पे दाव लगाने की सलाह देंगे आप? आई थिंक कॉपर अच्छा लग रहा है। कॉपर 740 742 तक जा सकता है। सो कॉपर और जिंक भी थोड़ा बढ़ने की जगह है 228 तक। सो ओवरऑल दोनों में ठीक लग रहा है। ओके, तो कॉपर यहां पर पसंद आ रहा है। रवि जी, आपकी कॉल, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? अगर कोई एक काउंटर चुनना हो तो बेस मेटल में एक काउंटर में एल्यूमिनियम मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि कल सुबह चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आने हैं, तो इसका चाइना का सीधा कोरिलेशन कॉपर जिंक के साथ है। तो मैं थोड़ा एल्यूमिनियम के साथ आज ट्रेड लेना चाहूंगा। और वैसे भी कमोडिटीज ने काफी टाइम के बाद 200 के ऊपर स्टेबल हुई है, तो मुझे लग रहा है ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। 201 के करीब बाय करें। 206 का टारगेट, 199 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गिरावट पे मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। ओके, एल्युमिनियम खरीदें 201 रुपए के आसपास, 206 यानी 5 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए। 199 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा ले। प्रथमेश जी, आपकी सलाह मेटल्स पर? कॉपर में 740 का जोन है जो अपसाइड वाला जोन है, नीचे वाला जोन 730 का है। तो मैं अपसाइड पे 737 738 पे सेल करने की सलाह दूंगा। 740 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 730 ले रहेगा। चलिए, तो कॉपर इनकी बेचने की सलाह, हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है कॉपर को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी एक्सपर्ट जो सलाह, जिनका कन्विक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर आप सलाह दे सकते हैं। जो कॉमन कॉल है एल्युमिनियम, यहाँ पर रवि जी की टॉपिक थी, और साथ ही जो मनोज जी की जो कॉल है वो भी एक बार आपको बेस मेटल्स में बता देते कि मनोज जी ने लेड खरीदने की सलाह दी है 186 रुपये में, 189 के टारगेट के लिए। कर लेते हैं मसालों की, और हमारे साथ मसाला कारोबारी किशोर शाह हैं, गुजरात से, ऊंझा मंडी से हैं। किशोर जी, क्या हो रहा है? सबसे पहले जीरे पर बताइए। फिर से भाव बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन से खबर आ रही है कि वहां पर स्टॉक काफी कम है। आगे घरेलू के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी आगे बढ़ने वाली है। क्या लग रहा है, किस तरह भाव जाएंगे, और ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है? हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, वैसे अभी देखने जाए तो लास्ट 4-5 दिन से थोड़ी घरेलू मार्केट के अंदर थोड़ी आवक थोड़ी बढ़ी है, और बिकवाली भी बढ़ी है। अभी समझोगे कि किसान की जो आवक है वो 3-4 हजार बोरी रह रही है, और अंदर की बिकवाली भी रहती है स्टॉकिस की, वो भी 5-6 हजार। टोटल मिला के 9-10 हजार बोरी का मतलब अभी मंडी के अंदर अराइवल है सब मिला के, और सामने व्यापार आ रहे हैं 5-6 हजार बोरी के। लेकिन क्या डोमेस्टिक डिमांड में थोड़ा सुधार हुआ है, इसके सबसे थोड़ा बाजार बढ़ा है। एक्सपोर्ट में कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ है।
आगे लगता है कि एक्सपोर्ट में सुधार होगा, क्योंकि चाइना के अंदर भी भाव बढ़ गए हैं। उसके हिसाब से लगता है कि इंडिया और चाइना के भाव में अभी जो डिफरेंस है $200-300, वो एक होने के बाद आगे डिमांड आएगी। लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट सुस्त है, और एक्सपोर्ट की डिमांड मेरे हिसाब से लगता है कि ये अक्टूबर एंड तक आनी चाहिए। ओके, अक्टूबर अंत तक। तो अगर वो एक्सपोर्ट डिमांड भी आ गई, आप कह रहे हैं फेस्टिव डिमांड भी है, धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड में भी सुधार हो रहा है, तो भाव कहाँ चले जाएंगे जीरा के? यहाँ से 10% की तेजी आ सकती है सर। 10% की तेजी जीरे में यहाँ से आ सकती है। चलिए, अच्छा बता दिया आपने। अब धनिया बता दीजिए। धनिया तो सुस्त लग रहा है, काफी ऊपरी भाव से देखे तो काफी गिरने के बाद अब 71-7200 के आसपास में अब कंसोलिडेट कर रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल धनिया की है? ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट है धनिया में? धनिया सर, धनिया के अंदर क्या है कि धनिया में एक्चुअली स्टॉक के अंदर माल बहुत पड़ा है सीजन के। इस बार क्रॉप भी बहुत अच्छा क्रॉप था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के ऊपर का क्रॉप था, तो इसके हिसाब से लोगों ने स्टॉक किया हुआ है और तेजी नहीं बन रही, क्योंकि इंपोर्ट भी धनिया हो रहा है। तो धनिया के अंदर अभी स्टॉक सक्रिय है, क्योंकि भाव नीचे हो गया। उनको ऐसा लगता है कि इस बार धनिया की बिजाई कटेगी और जीरे की बढ़ेगी। इसके हिसाब से स्टॉक थोड़ी सक्रिय है और स्टॉक भाव में माल ले रहे हैं। लेकिन धनिया मेरा अभी नहीं लगता कि ज्यादा बाजार भाग जाए। आने वाले समय में धनिया में यदि डिमांड निकलती है और आगे बिजाई करती है, सोइंग करती है, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत तेजी बनेगी। फिलहाल बाजार है रेंज बाउंड में, बाजार ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। ज्यादा कोई मंदी भी नहीं आएगी इस भाव में, और लंबी कोई तेजी भी अभी नहीं आएगी। ओके, शुक्रिया किशोर जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि धनिया की स्थिति क्या है। और जीरे में तेजी इनको ज़्यादा लग रही 10% तक की, और धनिया के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर बहुत तेज़ी नहीं दिख रही है। मनोज जी, अब आप हल्दी में बताइए। हल्दी की शुरुआत तो काफ़ी कमज़ोर हुई थी, अब 2.5% ऊपर है, 14,300 के ऊपर चली गई है हल्दी। क्या करना चाहिए इन लेवल पे, बेच दे क्या? विश्वमोहन जी, यहाँ पे हल्दी में 14,000 के नीचे कमजोरी दिख रही थी, लेकिन हमने एक बार फिर कीमतों को 14,100 के ऊपर निकलते हुए देखा है। तो बिकवाली की जो रणनीति है वो अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 14,100 के ऊपर कीमतें फिर एक बार निकलती हुई नजर आई है। हाँ, अगर 14,000 के स्तर के नीचे कीमतें टिके तो फिर यहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। अभी वर्तमान लेवल पे यहाँ पे बिकवाली जो है वो की सलाह नहीं रहेगी हल्दी। ओके, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं है। ग्वार सीड और ग्वार गम आज दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं। ग्वार गम में तो 1% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन ग्वार सीड में अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। 6,050 के आसपास ग्वार सीड है, अब हल्की नरमी है। हालांकि ये सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, ग्वार गम के अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में 1.25% की गिरावट है, 12,360 पे। रवि जी, क्या हो रहा है ग्वार में? गोवा में जो आईएमडी ने रिसेंटली प्रिडिक्शन किया है कि मीन्स जो सोइंग वाले इलाके उसमें थोड़ा बारिश का मीन्स के प्रभाव हो सकता है, साथ में एक्सपायरी मोड में भी है, क्योंकि उसके एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट आफ्टर 20 जब ये करंट वायदा सितंबर वायदा की एक्सपायरी कंप्लीट होगी, इसके बाद मुझे लग रहा है गुआर सीड गुआर गम दोनों में अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। तो इंट्राडे नहीं बट शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, गुआर सीड के जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय करें। स्टॉप लॉस 6,000 का लगा है, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6,300 तक के लेवल फिर से अप्रोच हो गए। 20 तारीख तक ये पोजीशन रखनी है। और गुआर गम में थोड़ा गिरावट पे 12,400 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 11,800 का लगा है, और 13,200 तक के लेवल की उम्मीद में 20 तारीख तक कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में गुआर सीड एंड गुआर गम में बाय पोजीशन करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह, गुआर सीड और गुआर गम 13,200 के टारगेट के लिए गुआर गम खरीद सकते हैं। चलिए, लेकिन अब हमारे साथ अशोक कौशिक जी मौजूद है फोन लाइन पर, अध्यक्ष हैं आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, दाम थोक में 2 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के तो लातूर से ये भी खबर आ रही है कि 1 रुपए के नीचे भाव चले गए हैं। क्या हो रहा है सर, अचानक इतनी गिरावट क्यों आ गई, और आपके आजादपुर मंडी में क्या भाव है? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी आड़ती भाइयों को, क्षेत्रवासियों को, किसान भाइयों को, और जो अपने मीडिया से जुड़े हैं उनका भी और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। तो कारण क्या है कि आवक बहुत ज्यादा बढ़ गई है देसी टमाटर की, और जो बरसात हुई है, फिर जो हमारा G20 का एकदम जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे आवक ज्यादा थी, तो रस्तों में रुकावट ज्यादा थी। तो ये भी एक बाजार का गिरने का कारण है, क्योंकि फसल ज्यादा चारों तरफ से, नासिक से भी है, बेंगलोर से भी है, और महाराष्ट्र औरंगाबाद से भी है। तो देशी टमाटर ज्यादा निकल रहा था, तो इसकी आगे कहीं भी डिमांड नहीं है, रुकने वाला नहीं है, पेरिशेबल आइटम है। और आवक ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। पहले बहुत कम थी, अब ज्यादा है। आज हमारी मंडी में 10 रुपए से लेके 15 रुपए केजी तक का बढ़िया बाजार है टमाटर का, सुपर टमाटर। ओके, मतलब इतनी गिरावट है, तो दाम तो इस तरह से गिर रहे हैं, तो लग रहा है कि अब फ्री में बढ़ जाएगी। आप बोल रहे हैं कि और भी गिरावट आएगी, अराइवल ज्यादा है। क्या लग रहा है, स्थिति क्या बन रही है सर टमाटर को लेकर? क्या करे किसान जिनके पास है माल, उनको क्या सलाह देंगे?
किसान को तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपना जो टाइम से उनका तैयार है तोड़े मंडी में भेजे, जहाँ नजदीक की मंडी उनकी पड़ती है, जैसे नासिक से काम करने वाले हैं, जहाँ उनके आसपास की है, औरंगाबाद की है, महाराष्ट्र की है और ये साउथ की है। एक्चुअली में क्या है, इस टाइम कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा टमाटर, कहीं भी आगे डिमांड नहीं है, किसी भी स्टेट में डिमांड नहीं है, चारों तरफ से टमाटर की आवक बढ़ती जा रही है। ओके, ये बहुत एक मेन कारण है। हाँ जी। ओके, लेकिन सर मंडियों में कैसे बेचेंगे? उनका तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकलेगा। अगर 2 रुपए में अगर कोई मंडी खरीद रहा है, मैं बताऊं अभी हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं निकला, जो हम खुद वहां से खरीद रहे हैं 5 रुपए 6 रुपए केजी का हम खुद खरीद रहे हैं, 7 रुपए केजी का 5 रुपए पीछे खरीदा, वो हमारा दिल्ली आते आते हमें नुकसान हो रहा है। आज लगा लो कि 250 रुपए 25 केजी का रेट है हमारे यहाँ, आप लगा लो क्या भाव ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ता है, कितना नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है, कारोबारियों के साथ साथ, लेकिन किसानों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 2 रुपए अगर उनको बेचना पड़े तो वो खेती आगे कैसे करेंगे। हाँ, शुक्रिया कौशिक सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि आपके मंडियों में, आजादपुर मंडी में क्या स्थिति है, कैसे भाव तेजी से नीचे गिरे हैं। अचानक से 250 तक जाने वाला टमाटर आज थोक में 2 रुपए और रिटेल में भी 15-20 रुपए के भाव पर बिक रहे हैं। चलिए जाते जाते करेंसी मार्केट पर कुणाल जी का एक व्यू ले लेते हैं। 83 के आसपास अब डॉलर के मुकाबले रुपया चला गया है। कुणाल जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर। 83.20 तक जा सकता है, बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका और रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। अब